एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हमने पढ़ा था, याद है क्या था? When the business was hiring a worker from outside the business. outside the business, so that was external recruitment। ठीक है, तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जब हम आउटसाइड द बिजनेस जाके किसी पर्सन को हायर कर रहे थे, तो दैट वाज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ठीक है, अब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के बेनिफिट्स क्या होते हैं? देखो, इंटरनल रिक्रूटमेंट का बेनिफिट क्या था? कि इट सेव्स टाइम एंड मनी। तो अब यही डिसएडवांटेज हो जाएगा ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में आपको क्या करनी पड़ती है? Advertisement. एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, उसके बाद इसमें टाइम भी लगता है, क्योंकि आप इतने सारे लोगों की सीवीज कलेक्ट करते हो, यू अप्रोच इतने सारे लोग, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा टाइम लगता है। चलो जी। अच्छा, उसके बाद person already known to the business, but here when you are hiring a worker externally, ठीक है, from outside the business, do you know the person? नहीं. नहीं, यू डोंट नो दी पर्सन। ठीक है, आपको ट्रस्ट उस पे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यू डोंट नो दी पर्सन। अच्छा, उसके बाद एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में आपको उनको इंडक्शन ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। यू वुड हैव टू गाइड दी वर्कर, यू वुड हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग कि हाँ, हमारे यहाँ काम ऐसे होता है, दिस इज द मैनेजर, दिस इज द प्रेयर एरिया, दिस इज द नमाज रूम, दिस इज द स्मोकिंग रूम। इनको थोड़ा सा गाइडलाइंस आपको देनी पड़ती है। किसको? जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट वाले होते हैं। सही है। और फिर लेबर मोटिवेटेड होंगे, लेबर मोटिवेटेड होंगे? नहीं. नहीं होंगे ना, क्योंकि वो जो प्रमोशन से मोटिवेट होने वाले थे, वो मोटिवेशन तो आपने उनसे स्नैच कर ली। लेकिन इसका फायदा हो सकता है, जो इंटरनल रिक्रूटमेंट के डिसएडवांटेजेस थे, वो बेनिफिट हो सकते हैं किसके? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का बेनिफिट क्या है? कि जैसे इंटरनल रिक्रूटमेंट में यू वर हायरिंग अ वर्कर फ्रॉम इनसाइड द बिजनेस, तो देयरफॉर ही वाज नॉट कमिंग अप विद न्यू आइडियाज और न्यू एक्सपीरियंस। ठीक है, बट व्हेन यू आर हायरिंग फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस, ठीक है, एक्सटर्नली, यू वुड यू वुड enjoy the benefits of, हाँ बोलो बोलो। External recruitment. जी, नहीं नहीं, बेनिफिट्स ऑफ न्यू आइडियाज ना, न्यू स्किल्स, Mhm. न्यू एक्सपीरियंस दैट द लेबर वुड ब्रिंग विथ हिम। क्योंकि हमने उसको दूसरे बिजनेस से हायर करा, वो वहां के आइडियाज लेकर आ जाएगा। वहां पे कोई अच्छा काम होता होगा ना, तो वो यहाँ पे लेकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आइडिया, एक्सपीरियंस, ये सब न्यू आ जाएगा। सही है। सेकंड वुड बी, वो जो जेलेसी होने वाली थी, वो जो हमने 4 असिस्टेंट मैनेजर्स में से एक असिस्टेंट मैनेजर को प्रमोट करा था, तो नहीं, बाकी 3 में जेलेसी हो गई थी, तो यहाँ पे जेलेसी का फैक्टर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यू आर ब्रिंगिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस, तो वो जो जेलेसी का फैक्टर है वो खत्म हो गया। क्लियर है? मगर वो ये नहीं हाँ बोलो। कहेंगे कि आपने हमें क्यों नहीं ट्रस्ट हाँ किया बिल्कुल, वो और करने के डीमोटिवेटेड लिए. हो जाएंगे। तो ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का डिसएडवांटेज है कि दे वुड बी डीमोटिवेटेड, कि व्हाई वर वी नॉट सिलेक्टेड, या व्हाई वी वर नॉट गिवन ऑन ऑप्शन। ठीक है, या फिर हमें क्यों नहीं चूज करा गया, हमें क्यों नहीं कंसिडर करा गया। तो वो आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे, आपको टफ टाइम देंगे वो। ठीक है, बट एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का बेनिफिट है कि जो जेलिसी का फैक्टर था वो खत्म हो गया। अच्छा जी। उसके बाद एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो आप सबसे पहले एडवर्टाइज करते हो। तो आप एडवर्टाइज कहाँ करोगे? एडवर्टाइज कहाँ करोगे? um, दूसरे बिजनेसेस में. नहीं, दूसरे बिजनेस पे जाके थोड़ी बोलोगे उनको हमें लेबर चाहिए, ये थोड़ी कर सकते हो आप क्या करते हो? पोस्टर्स वगैरह बना जी, आप देते हैं. पोस्टर्स पोस्टर्स लगाते हो। आप फॉर एग्जांपल आपने कुछ शॉप्स देखी होगी,
हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा कॉमन है कि किसी को भी फॉर एग्जांपल ना, इफ अ बिजनेस वांट्स टू हायर अ कंप्यूटर ऑपरेटर, तो वो अपने बिजनेस के आगे क्या लगा देता है, पोस्टर्स लगा देता है। कुछ जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो पोस्टर तो नहीं लगाते बिकॉज इट डज नॉट लुक गुड। ठीक है, तो फिर वो क्या यूज कर लेते हैं, वो न्यूज़पेपर में अपनी एड दे देते हैं कि वी वांट अ कंप्यूटर ऑपरेटर, और वी वांट अ डिलीवरी वैन ड्राइवर, वी वांट अ शेफ, ठीक है, वी वांट अ सोशल मीडिया मैनेजर। तो पहले ना आप सब न्यूज़पेपर में देते थे, बट आजकल क्या हो गया है, आजकल सारी चीजें क्या है, सोशल मीडिया। तो लोग फेसबुक पे डाल देते हैं, तो फेसबुक जॉब्स के नाम से एक एक कैटेगरी है या फिर टैब है इन फेसबुक, ठीक है, तो फेसबुक जॉब्स पे वो एडवर्टाइज कर सकते हैं। लेकिन ऑल्सो एडवर्टाइज ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पता है आपको मुहाबा और मुनाला? जी। तो लिंक्डइन क्या है? वो वहाँ पे जॉब्स वगैरह एडवर्टाइज करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जॉब्स वगैरह मिलती है वहां पे, ठीक है, तो जॉब्स वगैरह एडवर्टाइज, मतलब वो आप समझो पढ़े लिखों का ना फेसबुक है। सही है, इन शॉर्ट वो पढ़े लिखों का फेसबुक है। तो वहां पे क्या होता है, वो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग हैं, जो जॉब इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, वो सब चीजें शेयर करते हैं, अपनी अचीवमेंट्स, अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस अबाउट देयर जॉब और अबाउट दी करंट ऑनगोइंग सिचुएशंस, ठीक है, जो भी दुनिया भर में हो रहा है। और तो वहां पे कंपनीज भी जाके क्या करती हैं, एडवर्टाइज करती हैं कि वी वांट एन एम्प्लॉय, ठीक है, जिस जो ये कर सके, जो जिसकी जॉब डिस्क्रिप्शन हम लिख देते हैं, पर्सन स्पेसिफिकेशन लिख देते हैं, तो ये सारी चीजें लिखते हैं। तो वहां पे भी आप जाके इस तरह की वेबसाइट्स पे जाके आप एडवर्टाइज कर सकते हो। उसके बाद आप गवर्नमेंट को बोल सकते हो। बाहर मुल्कों में, नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, ठीक है, बाहर मुल्कों में क्या होता है, वहां पे गवर्नमेंट भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है एम्प्लॉयज को। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी डेटा कलेक्ट करती है फ्रॉम दी एम्प्लॉयर्स जो कि एम्प्लॉय को हायर करना चाहते हैं। तो मैं गवर्नमेंट के पास जा सकता हूँ कि प्लीज आई वांट एन एम्प्लॉय, ठीक है, जो सोशल मीडिया मैनेजर हो। तो गवर्नमेंट अपनी बुक्स में या गवर्नमेंट अपने डेटा में चेक करके बता देगी कि विच सोशल मीडिया मैनेजर इज करंटली अवेलेबल। बात समझ में आई? जी। एंड देन एक और नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये तो, और ये होती है रिक्रूटमेंट एजेंसीज। ये क्या होती है, रिक्रूटमेंट एजेंसीज? आपको पता है मुनाला, प्रॉपर्टी कैसे बाय करते हैं? नहीं। आपको पता है ब्रोकर कौन होता है? नहीं। ब्रोकर नहीं पता? रियल स्टेट में घर खरीदने में ब्रोकर कौन होता है, पता है? नहीं पता। अच्छा देखो, सर जो अगर आपको आपको घर घर बाय दिखा। करना है, अब फॉर एग्जाम्पल मनाला आपको घर बाय करना है, तो आप कहाँ जाओगे? रियल एस्टेट रियल एजेंट के स्टेट। तो पास। रियल स्टेट पे जो पर्सन बैठा हुआ है ना, दैट इज दैट इज ब्रोकर। ब्रोकर। जी, वो ब्रोकर है। क्योंकि वो आपको क्या बोलेगा, अच्छा मुनाला आ जाओ, मैं आप लोगों को घर दिखाता हूँ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपने पोटेंशियल जो आप हो बायर, आप घर के बायर हो, ठीक है, अब बायर के लिए जरूरी है, खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए सेलर का होना भी जरूरी है, ठीक है, बट मुनाला आपको सेलर्स के बारे में नहीं पता, ठीक है, तो आप हर घर में जाके थोड़ी पूछ सकते हो कि क्या आप अपना घर सेल करना चाहते हैं। तो ये जो रियल स्टेट वाला होता है, जो रियल स्टेट वाला पर्सन हु इज कॉल्ड अ ब्रोकर, वो क्या करता है, बायर और सेलर को कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है? बायर और सेलर को। बायर और सेलर को। और फिर जब वो बाय करवा लेगा आपको हाउस, और जब सेलर का सेल करवा लेगा हाउस, तो दोनों से क्या ले लेगा, कमीशन। ठीक है, तो ब्रोकर इज अ पर्सन हु कनेक्ट्स द बायर्स एंड द सेलर्स। अब इसी तरह जैसे रियल स्टेट में ब्रोकर होता है ना, इसी तरह ये एम्प्लॉय या लेबर मार्केट में भी क्या होता है, ब्रोकर। उस ब्रोकर ब्रोकर का नाम क्या होता है, रिक्रूटमेंट एजेंसी। क्या होता है, रिक्रूटमेंट एजेंसी। एजेंसी। ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं। अब ये रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या करती है, ये रिक्रूटमेंट एजेंसी, फॉर एग्जांपल मैं हूं लेबर, लेबर जाती है रिक्रूटमेंट एजेंसीज में टू फाइंड
टू फाइंड सुटेबल जॉब। जॉब्स। और जो बिजनेस होता है, फॉर एग्जाम्पल मुहाबा आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट करा, आपको उसके लिए सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए, तो आप बिजनेस हो, बिजनेस रिक्रूटमेंट एजेंसीज के पास जाती है टू फाइंड सुटेबल एम्प्लॉइज, टू फाइंड सुटेबल एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज। आई बात समझ में? तो लेबर जा रहा है सुटेबल जॉब्स फाइंड आउट करने के लिए, बिजनेस जा रहा है टू फाइंड सुटेबल एम्प्लॉइज। तो ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज लेबर और बिजनेस दोनों को क्या करवा देती है? कनेक्ट। कनेक्ट। तो दैट इज रिक्रूटमेंट एजेंसी। हमें उधर भी एडवर्टाइज कर सकते हैं कि हमें लेबर चाहिए, ठीक है, उधर हम सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखवा दें। चल, तो ये करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद जब आप जॉब को एडवर्टाइज कर रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है कि आप एडवर्टाइजमेंट में क्या इंक्लूड करना चाहते हो, व्हाट यू हैव टू इंक्लूड इन द एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, क्या इंक्लूड करना है, उसके बाद कहाँ पे एडवर्टाइज करेंगे, वेयर टू बी एडवर्टाइज, उसके बाद कितनी कॉस्ट आएगी, एंड वेदर इट वुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, क्या कॉस्ट इफेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल मुहाबा, अगर मैं किसी डोमेस्टिक स्टाफ को हायर करना चाहता हूँ, तो आपको पता है डोमेस्टिक स्टाफ कौन होता है? नहीं। अच्छा, डोमेस्टिक स्टाफ नहीं, वो आपने स्कूल में देखा है कुछ आ, छोटे एम्प्लॉयज होते हैं जो पियोन्स वगैरह, जी। वो डोमेस्टिक स्टाफ कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक स्टाफ में हायर करना चाहता हूँ अपने बिजनेस के लिए, सही है, तो आपको क्या लगता है, क्या मुझे इसको न्यूज पेपर्स में, या फिर मुझे उसको रिक्रूटमेंट एजेंसीज के पास जाके, या फिर मुझे बहुत अच्छे से मैगजीन्स में जाके उसको, उसकी वो करनी चाहिए एडवर्टाइजमेंट? चलो रिक्रूटमेंट एजेंसी कर सकता हूँ, क्या मुझे बड़े अच्छे मैगजीन्स में और न्यूज पेपर्स में यहाँ पे लगाना चाहिए, क्या लिंक्डइन वगैरह पे लगाना चाहिए, अगर मैं डोमेस्टिक स्टाफ हायर कर रहा हूँ? हम्म, जी हम्म। लगा रहे। नहीं, क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक स्टाफ के लिए मैं इतना खर्चा क्यों करूं? अच्छा। ओके। डोमेस्टिक स्टाफ के लिए मैं इतना खर्चा क्यों करूंगा? ठीक है, मैं उनको क्या बोलूंगा कि भाई वो तो मैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज वगैरह किसी ना किसी के पास चले जाऊंगा, ठीक है, कि भाई मुझे सस्ते से वर्कर दे दो। बात समझ में आई? तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या मुझे पैसे मिल भी मतलब मुझे फायदा भी हो ना उनको हायर करने से, ऐसा नहीं हो मैं बहुत सारे पैसे खर्च कर दूं। ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर के दी फायदा हो। एडवर्टाइजमेंट मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, पैसे बचने चाहिए और मुझे सब चीजें देखनी पड़ेंगी। क्लियर है? मैंने जॉब को एडवर्टाइज करा, ठीक है, जॉब को एडवर्टाइज करने के बाद जब लोग हमारी जॉब्स को देखेंगे तो वो क्या करेंगे, वो उस पर रिएक्ट करेंगे, ठीक है, कि वी वांट अ जॉब, या वी डोंट वांट दिस जॉब, ठीक है, ये सारी चीजें करेंगे। तो जो इंटरेस्टेड होंगे हमारे पास काम करने के लिए, वो हमारे पास कैसे अप्लाई करेंगे, बाय सेंडिंग अ सीवी, जिसका दूसरा नाम होता है रेज्यूमे। उसमें क्या होता है, पूरी पर्सन की क्या होती है? उनके उनके बारे में लिखा होता है। जी, तो पर्सनल डिटेल्स लिखी हुई होती सब, जिसमें एजुकेशन होगा, जिसमें एक्सपीरियंस होगा, जिसमें अ, आपके सारी सर्टिफिकेट्स के बारे में होगा, क्वालिफिकेशंस के बारे में होगा, तो एवरीथिंग दैट इज रेलेवेंट टू दी बिजनेस, ठीक है, तो हम वो सारी चीजें उसमें मेंशन कर देंगे। सही है, तो क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, क्वालिटीज, कोई स्किल्स, आप कहीं गए थे, कोई इंटर्नशिप हो गई, आपने कोई स्पेशल डिग्री करी हुई है, कोई सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास, वो सारी चीजें आप मेंशन करोगे इधर। अच्छा अच्छा। फिर सीवी तो आपने कलेक्ट कर ली। अब आपको ये आइडिया नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आई हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस, ठीक है, ये सारी चीजें, या फिर मैंने अपने यूनिवर्सिटी बैचमेट्स को ये इस प्रोसेस से गुजरता हुआ देखा था, कि बहुत सारी सीवीज क्या होती हैं, कंपनी को रिसीव हम्म।
नहीं बहुत होती सारी है। नहीं, बहुत सारी रिसीव होती हैं, बहुत सारी होती हैं। तो आपको लगता है कि कंपनी क्या इतनी सारी सीवीज को देख पाएगी? नो सर, इतनी सारी सीरीज को। नो सर, ना ना, बिल्कुल सही, इतनी सारी सीवीज को कौन देखेगा? तो कंपनी फिर क्या करती है? हायर कर लेंगे किसी जो नहीं, बहुत हायर नहीं कर। हाँ, बोलो बोलो। जो बहुत बंदा क्वालिफाई होता है उसको ही सेलेक्ट करती है, नॉर्मल लोगों को सेलेक्ट नहीं। अच्छा, अब क्या हो गया, पहले तो अब मतलब सीवीज ना इतनी सारी देखने का भी कंपनी के पास ना टाइम नहीं होता। सही है। अब आजकल क्या हो गया, आजकल कंपनीज यूज करती है सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, अब कंपनी उसमें फीड कर देती है कि वी वांट एन एम्प्लॉय जिसकी सीवी में क्रिएटिव लिखा हुआ हो, जिसकी सीवी में एमबीए लिखा हुआ हो, जिसकी सीवी में ग्रेजुएशन फ्रॉम अ सर्टेन यूनिवर्सिटी लिखी हुई हो, ठीक है, जिसकी सीवी में ए लेवल्स लिखा हुआ हो। तो ये कंपनी क्या करती है, सॉफ्टवेयर में कीवर्ड्स इंक्लूड कर देती है। क्या इंक्लूड कर देती है? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स। अब वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो कीवर्ड्स सीवीज में कलेक्ट करता है, फाइंड आउट करता है, और फिर उन सीवीज को सेलेक्ट करता है। फिर वो सीवीज कौन पढ़ता है? मैनेजर या फिर आपका बिजनेस उसको पढ़ता है। बाकी सीवीज रिजेक्ट हो जाती है। ये बड़ा एक, समझो आप, इंटरेस्टिंग सा चेंज है। इंटरेस्टिंग सा भी और थोड़ा सा खतरनाक सा भी। थोड़ा चेंज है किसमें? दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, ठीक है, जो कि बुक्स वगैरह में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें, ये सारा प्रोसेस मुझे पता है, एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट रिसेंटली। ठीक है, जो मेरे कोलीग्स वगैरह थे उनको मैंने देखा था कि ये सब इस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो दिस इज अ न्यू अपडेट। चलो, अब ये क्या हो गया, अब रेज्यूमेज आपने सेलेक्ट कर ली, लेकिन आपको क्या रेज्यूमेज में या सीवीज में सब चीजें पता चल जाती है पर्सन के बारे में? नहीं। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो। ऐसा जी। भी तो हो सकता है कि उसने लिखा हुआ है कि मुझे एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत अच्छा चलाने के लिए आता है, लेकिन शायद उसको नहीं आता हो। ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि वी आर हायरिंग अ राइट पर्सन। तो हम सीवी कलेक्ट करने के बाद उसको बुलाएंगे किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। उसको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, कि भाई चलो इंटरव्यू के लिए आ जाओ फौरन। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। अब इंटरव्यू में हम उससे बातचीत करके क्या करेंगे, हम उसमें देखेंगे क्या ये जॉब करने के लायक है, क्या ये जॉब के टास्क कर सकता है, क्या एप्लीकेंट के अंदर एबिलिटी है या नहीं है। उसके बाद हम उसकी पर्सनल क्वालिटीज देखेंगे। अब देखो, पर्सनल क्वालिटीज ये सारी चीजें सीवीज में नहीं दिख सकती। ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि यह आपके पास फिजिकली बैठा हुआ हो। तो इंटरव्यू में आप उसकी पर्सनल क्वालिटीज को जज करोगे, उसके बाद उसके करेक्टर को, पर्सनालिटी को भी आप जज करोगे। लाइक ना, मैं आपको आ, अब अक्सर क्या होता है, जब आप यूनिवर्सिटी के इंटरव्यूज में भी जाओगे या कहीं भी इंटरव्यू में जाते हो, आपको दिखता होगा कि एक इंटरव्यूअर ना, अगर दो या तीन इंटरव्यूअर बैठे हुए हैं, तो एक इंटरव्यूअर अच्छा होता है, बाकी जो दूसरा इंटरव्यूअर होता है ना, वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार ही इज सिटिंग अनविलिंगली। वो जानबूझ के क्या करना चाहता है, आपको तंग करना चाहता है। वो आपकी पर्सनालिटी देखना चाहता है कि आप कैसा रिएक्ट करते हो। वो बार बार आपसे ना अलग अलग क्वेश्चंस पूछता रहेगा, तंग करने वाले क्वेश्चंस पूछता रहेगा। तो वो आपकी पर्सनालिटी जज करना चाहता है कि क्या आप पेशेंट हो। ठीक है, आपका करेक्टर जज करना चाहता है। बात समझ में आई? तो इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें, जो इंटरव्यूअर होता है दैट इज फ्रॉम द बिजनेस, वो आपसे बहुत सारी चीजें आपकी समझ लेता है। तो वो कितने कॉन्फिडेंट हो, कितने नहीं हो, ये सारी चीजें एचआर मैनेजर या फिर जो रिक्रूटमेंट मैनेजर्स हैं वो देख लेंगे। चलो, तो इंटरव्यूअर अलाउज द मैनेजर टू असेस द एप्लीकेंट्स एबिलिटी टू डू द जॉब। ठीक है, एबिलिटी टू डू द जॉब पता चल जाएगी, पर्सनल क्वालिटीज पता चल जाएंगी, करेक्टर एंड पर्सनालिटी पता चल जाएगी। क्लियर है ये बात? यस जी। सर। चलो, उसके बाद देखो, इंटरव्यू के साथ साथ भी आजकल ये बहुत ज्यादा शुरू हो गया है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? टेस्ट।
अब ये टेस्ट होते क्या है, इसमें कुछ स्किल टेस्ट होते हैं, कुछ यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, कुछ यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पे ग्रुप सिचुएशन टेस्ट होते हैं, तो सबके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा चल, तो सर्टेन टेस्ट में, अब टेस्ट में क्या होता है, अब कभी कभार आपके आईक्यू नॉलेज भी देखने की जरूरत होती है ना। अब वो फॉर एग्जाम्पल, अब एक कंप्यूटर कंप्यूटर आप समझो, कंप्यूटर पर्सन को आप हायर कर रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर पर्सन मतलब जो आपके लिए डिजिटली सारा काम वगैरह करेगा, ठीक है, आपने उसको बोला कि भाई आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाने आता है, उसने बोला जी जी आई हैव अ सर्टिफिकेट इन इट, ठीक है, और मैं बहुत अच्छा चलाता हूँ। लेकिन आप उसके ऊपर भरोसा थोड़ी करोगे, आप उसको क्या बोलोगे, चलो मैं आपकी स्किल का टेस्ट लेता हूँ। तो स्किल के टेस्ट में आप क्या जज करते हो कि इज द एम्प्लॉय एबल टू डू द जॉब, इज ही एबल टू डू दी जॉब। तो आप उसको एक्सेल चलवाओगे, उसको कोई टास्क दे दोगे छोटा, ठीक है, टू जज कि वेदर ही इज एबल टू डू दी जॉब और नॉट। बात समझ में आ गई। जी। देन एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, ये किसी कुछ टेस्ट होते हैं, कैटेगरी वाइज ये टेस्ट डिवाइडेड है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, वो ये चेक करते हैं कि आपका जो माइंड है वो न्यू स्किल्स लर्न करने के एबल है या नहीं है। तो ये जज करना चाहते हैं कि वेदर वी आर हायरिंग अ लेबर जो कि एडिशनल स्किल सीख सकता है या नहीं सीख सकता। तो ये आपके कुछ ऐसे टेस्ट लेंगे जिससे पता चलेगा कि आर यू ओपन टू लर्निंग टू न्यू थिंग्स और नॉट, ठीक है। देन वो आपका कुछ टेस्ट लेंगे जो कि पर्सनालिटी टेस्ट के, पर्सनालिटी आपके बारे में बताता है। अब देखो पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलेंगे मोनाला या आयशा, आप जब टेस्ट दे रहे होगे तो आपको बोलेंगे कि ना, फॉर एग्जाम्पल ये पर्सनालिटी टेस्ट में, तो आपको बोला कि आप दोनों ना कोलीग्स थे, ठीक है, आपने बोला मोना, एक केस स्टडी आएगी कि मोनाला आपके कुछ फ्रेंड्स थे जो आपके साथ बिजनेस में काम करते थे। अच्छा, वन डे आपने सारा काम करा हुआ था कंप्यूटर में, एंड यू वेंट फॉर अ कॉफी ब्रेक, और आपके किसी कोलीग ने आके वो जो कंप्यूटर पे आपने पूरा काम करा हुआ था उसको डिलीट कर दिया अनइंटेंशनली, अनइंटेंशनली, ठीक है, एंड इट कैन नॉट नाउ बी रिकवर्ड। अब आप कॉफी ब्रेक के बाद आते हो एंड यू फाइंड आउट के ये मसला हो चुका है। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या ठीक करोगे, करने की कोशिश करेंगे, कोशिश क्या करेंगे करोगे, कि रिकवर हो जाए, रिकवर जो नहीं हो डिलीट। सकता, रिकवर नहीं हो सकता, आप क्या आप करोगे। उस चीज सर मेरा वो शुरू हो गया है। हाँ 2 मिनट बस, एंड कर रहा हूँ ना ये ग्रुप से। अच्छा वो टेस्ट ही स्टार्ट हो गया है। जी। चलो चलो फिर आप जा सकते हो, मैं पे बस यही आखिरी चीज पढ़ाऊंगा फिर एंड करता हूँ उसको, ठीक है। ठीक है। अल्लाह चल, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी जी आयशा बोलो। लाइक वो यू करने की कोशिश करेंगे कि इस बंदे इस चीज इस सिचुएशन पे बंदा किस तरह रिएक्ट करता है। जी ये बिल्कुल, तो वो आपको ना, वो आप क्या देंगे, वो आपको ना छोटे छोटी ऑप्शंस देंगे छोटे, ठीक है। अब ऑप्शंस होगा क्या, कि आप काम डाउन होते हो, इस बात जी को समझ सकते हो, बिल्कुल या बिल्कुल आप इसी एकदम से तरह, रिएक्ट करते हो। बिल्कुल इसी तरह, ठीक है, तो आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसको क्या करोगे, आप उनको काम डाउन। ऑप्शंस दोगे और फिर देखोगे कि क्या वो क्या ऑप्शन सेलेक्ट करता है, उसकी पर्सनालिटी के बारे में फिर आप चीजें जज करोगे। क्लियर है। यस सर। चल, उसके बाद एक आखिरी चीज, ग्रुप सिचुएशन टेस्ट। अब ग्रुप सिचुएशन टेस्ट क्या होता है, ग्रुप ग्रुप से सिचुएशन टेस्ट में क्या होगा, आपको ग्रुप में बिठाएंगे, ठीक है, आप ग्रुप में बिठाएंगे और आपको बोलेंगे इनके साथ एक काम करो, इनके साथ आपको एक प्रोजेक्ट दिया है। अब वो आपको जज करेंगे कि क्या आप लोगों के साथ अच्छा काम करते हो या नहीं, या फिर आप सबके साथ लड़ रहे हो, या फिर आपने अकेले काम कर लिया। अगर अकेले काम कर लिया इसका मतलब यू आर नॉट अ टीम पर्सन। तो अगर आपका बिजनेस किसी टीम पर्सन को हायर करना चाहता है तो वो आपको हायर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। तो दीज आर जी। ऑल दी प्रोसेसेस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ठीक है, जिसमें हमने
एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के फायदे और नुकसानात पढ़े, फिर हमने एडवर्टाइजमेंट का पूरा प्रोसेस पढ़ा, फिर हमने सीवी कलेक्ट करवाई, फिर हमने इंटरव्यू, फिर हमने इंटरव्यू में क्या असेस कर सकते हैं, हमने फिर टेस्ट के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पार्ट टाइम एंड फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके ठीक सर। है, चलो, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।